डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन पर कुछ चर्चा करेंगे। संगठन को प्रबंध का औजार या हथियार अर्थात टूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हम किसी टूल यानी कि पिलार, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी आदि से किसी काम को संपन्न करते हैं, इसके बिना वो काम नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से मैन पावर या मनुष्यों का समूह हमारे लिए एक टूल है जिसके माध्यम से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। ऑर्गेनाइजेशन को विद्वानों ने कई तरीकों से परिभाषित किया है। साधारण शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक क्रियाओं को संगठन के नाम से पुकारते हैं। समाज में कुछ लोग विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए एकत्र हों, इसे भी हम संगठन के रूप में पुकारते हैं। लेकिन प्रबंध के दृष्टिकोण से संगठन का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित कार्यों, दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करता है और इनमें आपस में कुछ फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। इन्हीं रिलेशंस के कारण से कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और चाहे गए कार्य या लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करवा सकते हैं। इस प्रकार संगठन एक सजीव टूल है जिसके माध्यम से एक संस्था अपने कार्यों को संपन्न करती है। संगठन को और बेहतर रूप से समझने के लिए इसकी प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा हम करते हैं। इसमें पहला बिंदु है, यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के कार्यों में नियोजन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन का होता है। जब कोई योजना बन जाती है तो इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संगठन का निर्माण करना होता है। संगठन के निर्माण का मतलब किसी संस्था में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक विभिन्न विभागों और पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति से है। हम इन व्यक्तियों को कहाँ से, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये हमारे लिए किस सीमा तक उपयुक्त होंगे, इनका अनुभव, योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन सब चीज़ों को निश्चित करना प्रबंध और संगठन के कार्यक्षेत्र में आता है। दूसरा बिंदु है, यह एक प्रक्रिया है। संगठन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो व्यक्तियों का विभिन्न पदों के लिए चयन करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, इनकी योग्यता का निर्धारण करता है, इन्हें दिए जाने वाले रेम्युनरेशन या पे पैकेज का निर्धारण करता है, किसी पद पर दिए जाने वाले दायित्व और अधिकारों को तय करता है और इन सब चीज़ों को हम एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। तीसरा है, यह कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संबंधों की एक श्रृंखला है। कर्मचारी अपने अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश और निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। फॉर्मल रिलेशंस या अधिकार पद्धति के माध्यम से ही अधीनस्थों को अधिकारी कुछ आदेश निर्देश देते हैं, तदनुसार वे अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अतः संगठन कर्मचारियों में आपसी रिलेशंस को तय करता है। चौथा पॉइंट है, यह एक प्रकार की प्रणाली है। प्रणाली यानी कि सिस्टम जो कई सारे सब सिस्टम्स से मिलकर बनी हो, अर्थात एक संस्था के विभिन्न विभाग या सेक्शंस इसके सब सिस्टम हैं जो आपस में मिलकर के आपसी सहयोग से एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं और इसीलिए इसे एक प्रणाली के रूप में भी समझा जाता है।
फिर है यह कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है, एक टीम है। टीम स्पिरिट के रूप में जब तक सभी व्यक्ति मिलकर के काम नहीं करेंगे, संस्था अपने लक्ष्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। अगली विशेषता है संचार की यह एक प्रणाली है, अर्थात किसी बात को, सूचना को, निर्देश को कुछ व्यक्तियों में बता दिया जाए तो वह धीरे धीरे स्वतः ही सभी लोगों में फैल जाएगा, अनौपचारिक रूप से इसका प्रसारण हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के निर्देशों को, आदेशों को, सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए संचार प्रणाली के रूप में भी संगठन काम करता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात कि यह उद्देश्यात्मक होता है, अर्थात बिना उद्देश्य के किसी संगठन का कोई अर्थ नहीं। जैसे एक क्लास में जो बच्चे बैठे हैं और किसी विषय को पढ़ रहे हैं, वे एक निश्चित उद्देश्य से क्लास में हैं, इसलिए एक क्लास या संगठन कहलाते हैं। लेकिन यही बच्चे मैदान में, सड़क पर अनौपचारिक रूप से आपस में मिलकर के बैठे हुए हों और उनका कोई उद्देश्य नहीं हो, तो ऐसे समूह को हम संगठन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है।